हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का एक परिचय। आपने बहुत सुना होगा प्रत्यावर्ती धारा, इसे हम अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं। चूँकि ये अध्याय का पहला टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बड़े ध्यान के साथ में देखना है। अगर आप प्रत्यावर्ती धारा का शुरुआती जो भूमिका है उसको अच्छे से समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर आपको आसान लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्यायों में हमने अभी तक जो अध्ययन किया है वो दिष्ट धारा का अध्ययन किया है, जिसे हम डीसी भी कहते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और ये हमें बैटरी से मिलता है। आपने अभी तक किसी भी परिपथ में बैटरी लगाई होती थी और बैटरी का साइन कुछ इस तरीके से बनाते थे, और हम यहाँ पे लिख देते थे कि ये बैटरी बी है या सेल ई है, इस तरीके से लिखते थे, और किसी भी परिपथ में इस तरीके से जोड़ दिया जाता था। और यहाँ पे ये जो सेल है इससे ही हमें दिष्ट धारा मिलती थी, यानी कि डायरेक्ट करंट मिलता था। और यहाँ पे कुंजी दबाते ही ये सेल स्टार्ट हो जाता था, और यहाँ पे जो भी सोर्स लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे बल्ब लगा है तो वो जलने लगता था। तो ये होता है डायरेक्ट करंट। अब इसको नापने के लिए हम अमीटर का इस्तेमाल करते थे, और अगर हमें सेल का वोल्टेज नापना है तो हम वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते थे। जैसे हमें धारा का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे क्या करते थे, एक अमीटर लगा देते थे इस तरीके से। तो इससे हमें पता चल जाता था कि परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इसी दिष्ट धारा को क्या हम घरों में इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर है नहीं। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो डीसी करंट नहीं होती, वो अल्टरनेटिव करंट होती है, यानी कि एसी करंट होती है। अल्टरनेटिव करंट को हम एसी से प्रदर्शित करेंगे या एसी बोलेंगे। इसे ही हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि दिष्ट धारा का उपयोग हम घरों में क्यों नहीं कर सकते? तो आंसर है दिष्ट धारा के वोल्टेज को आसानी से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। और दूसरी बात यह है कि दिष्ट धारा को यदि हम दूर स्थानों तक भेजेंगे तो इसकी विद्युत ऊर्जा का बहुत सारा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। इसलिए दिष्ट धारा को पावर हाउस से घरों तक बिजली पहुंचानी, यदि दिष्ट धारा के माध्यम से हम विद्युत धारा जो है वो घरों तक पहुंचाएंगे तो दूर स्थानों तक भेजते समय ये दिष्ट धारा का बहुत सारा भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। आपने देखा होगा घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं, तो वो जो इन्वर्टर है वो होता है दिष्ट धारा का सोर्स, जबकि पावर हाउस से जो बिजली आती है वो होती है प्रत्यावर्ती धारा का सोर्स। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है वो उसका इस्तेमाल हम घरों में क्यों करते हैं, उसका कारण ये है कि मान के चलिए कि ये पावर हाउस है जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है। अब इससे बनाई हुई बिजली, पावर हाउस में बनी हुई बिजली को, जो कि अल्टरनेटिव करंट है, इसे हमें दूर स्थानों तक भेजना है, कई किलोमीटर गांव-गांव तक बिजली पहुंचानी है। तो इससे एक तार जाएगा जो गांव-गांव तक पहुंचेगा, ऐसे है ना। तो ये गांव-गांव तक जो तार पहुंचेगा, तो ये जब बिजली इसमें से बहती है, इसमें से जाएगी, तो तार गर्म होगा, और तार गर्म होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होगी तो इससे क्या होगा, क्षय उत्पन्न होगा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के मामले में ये जो करंट बहती है, इससे जो ऊष्मा होती है बहुत ही कम मात्रा में क्षय होती है, और दूर दूर स्थानों तक ये प्रत्यावर्ती धारा जा सकती है। इसलिए पावर हाउस में हम प्रत्यावर्ती धारा को बनाते हैं और वह दूर दूर तक पहुँचाते हैं। इसलिए हम दिष्ट धारा का उपयोग नहीं करते हैं।
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दिष्ट धारा को दूर स्थानों तक यदि पहुंचाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा विद्युत ऊर्जा जो बन रही है उसका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्षय होने लगता है। और दूसरी बात यह है कि इसके वोल्टेज को आसानी से घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, जबकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के माध्यम से आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का इस्तेमाल घरों में बिजली के तौर पर होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका इस्तेमाल करने का रीज़न क्या है, डीसी क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते हैं? तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दूर दूर स्थानों तक भेजा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि प्रत्यावर्ती धारा को हम दूर दूर तक भेज सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि वोल्टेज को आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर के माध्यम से। तो कैसे घटाया या बढ़ाया जाता है इसको हम ट्रांसफार्मर के टॉपिक में अच्छे से समझेंगे। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, जिससे हम बढ़ाते या घटाते हैं। तो वो चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का परिचय पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम डीसी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते दूर दूर तक भेजने में, क्योंकि इसमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। ये थोड़ी दूर तक ही भेज सकता है करंट को, लेकिन ज़्यादा दूर तक भेजेगा तो ये क्या करेगा, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ज़्यादा बदल जाएगा और जितनी करंट हमें चाहिए उतनी ये भेज ही नहीं पाएगा। अब बात आती है कि इसका नाम प्रत्यावर्ती धारा क्यों पड़ा और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा इसका नाम क्यों पड़ गया है, और साथ में इसे पावर हाउस में कैसे बनाया जाता है। तो आइए इन सभी बातों को जान लेते हैं। तो इसका सीधा सा ये जवाब होगा कि प्रत्यावर्ती धारा असल में एक प्रेरित धारा ही है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रेरित धारा क्या है। आपने इसके पहले 100 प्रेरण पढ़ा है, अन्योन प्रेरण पढ़ा है। तो प्रेरित धारा कब आती थी? जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता था, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था फैराडे के नियम से। क्योंकि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, जिससे प्रेरित धारा बनती थी। तो प्रत्यावर्ती धारा असल में एक प्रेरित धारा ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रेरित धारा है तो ये थोड़े समय के लिए होती थी, जब तक यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता था तब तक प्रेरित धारा यहाँ पे आती थी। तो प्रत्यावर्ती धारा को पावर हाउस में बनाने के लिए इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता होगा, तभी प्रेरित धारा बनती होगी और इस प्रेरित धारा को घर घर तक पहुँचाया जाता होगा। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा बिल्कुल ऐसे ही बनती है। अब प्रेरित धारा जो है इसकी दिशा किन किन लोगों ने बताई थी? तो आपको याद होगा कि किसी तार में अगर वो गोलाकार है, जिसे हम कुंडली भी कहते हैं, इस तरीके से है, तो इसकी दिशा बताई थी लेंज ने। लेकिन सभी तारों में किसी भी साइज का तार हो, ऐसा तार हो या फिर ऐसा तार हो, इसमें प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग ने भी बताई थी। तो हम ये चीज़ भूलेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमें प्रत्यावर्ती धारा कैसे बनती है पावर हाउस में अच्छे से समझना है तो हमें पता होना चाहिए। हमने एक प्रकार की प्रेरित धारा और पढ़ी हुई है जो धातु के टुकड़े में उत्पन्न होती है बंद घेरे के रूप में। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी प्रेरित धारा है? तो आंसर है भंवर धारा। और इसको भी हमने बड़े अच्छे से समझा था भंवर धाराओं वाले टॉपिक में। तो चलिए अब हम प्रत्यावर्ती धारा को देखते हैं कि पावर हाउस में ये कैसे बनती है। प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित धारा है, तो इसको कैसे हम घर घर तक पहुंचाते हैं और दूर दूर स्थानों तक इसको पहुंचाते हैं, और क्या इसका सोर्स होता है बनने का? एक डायनमो, एसी डायनमो के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो चलिए पावर हाउस में चलते हैं। पावर हाउस में एक जनरेटर होता है जिसमें इस तरीके का एक शेप होता है। यहाँ पे इस जनरेटर में मुख्य भाग यही होते हैं, जिसमें यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है। असल में ये धारावाही चुंबक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें इस तरीके से तार लपेटे जाते हैं
और तार लपेटने के बाद इनमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वैसा यहाँ पे भी किया गया है तो एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उनसे उतना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिल सकता, इसलिए हमें धारावाही चुंबक का इस्तेमाल करना होता है। इससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा मात्रा में हम धारा बहाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बनेगा। चलिए अब इसके बीच में ये जो रखा है इसकी बात कर लेते हैं। इसके बीच में ये कुंडली रखी हुई है, इसे हम आर्मेचर भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम प्रायः ABCD नाम दे देते हैं, ABC और D। ये कुंडली है और इसके दोनों सिरे इस तरीके से निकले हुए हैं। ये तार की ही होती है। यहाँ पे तांबे के जो है तार लपेटे जाते हैं और ये मुलायम लोहे का जो क्रोड होता है उस पर तारों को इस तरीके से लपेटा जाता है। ये देखिए ये तारों को, और इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आर्मेचर यहाँ पे इस तरीके से होता है और ये दोनों चुंबक के बीच में ऐसे घूमता है इस तरीके से। आप देखिए मैं अभी आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रेरित धारा प्राप्त कर लेते हैं। ये ऐसे घूमता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये घूमता कैसे है। अब घुमाता इसे कौन है? तो इसका आंसर है कि इस कुंडली से इस तरीके से एक बेलनाकार जो है पाइप जुड़ा होता है और बेलनाकार पाइप से एक टरबाइन जुड़ा होता है। ये टरबाइन जो है ये इस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं कि कागज़ के तल के लंबवत ऐसे होगा, गोल वृत्ताकार। अब इसमें ब्लेडें लगी होती हैं, जो ब्लेड्स होती हैं उस पर पानी गिरता है। तो पानी गिरने से क्या होता है, वो ब्लेड्स आगे ऊपर से पानी गिरेगा इन ब्लेड्स पर, तो ये घूमने लगता है। जैसे मान के चलिए कि ये टरबाइन है, तो यहाँ पे पानी गिरेगा तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक ब्लेड होगी उस पे पानी गिरेगा तो ये हिस्सा। तो पानी गिरेगा ऊपर से, बहुत ही ऊंचाई से पानी इस टरबाइन पर गिराया जाता है। तो इस तरीके से ये गिरेगा तो ये आगे खिसक जाएगा, फिर गिरेगा ऐसे खिसक जाएगा, तो ये टरबाइन घूमने लगता है ऐसे करके। अब टरबाइन से जुड़ा है पाइप और पाइप से जुड़ा है आर्मेचर, तो ये आर्मेचर भी घूमेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऊंचाई से टरबाइन पर गिरेगा पानी, पानी गिरने से ये टरबाइन घूमेगा और टरबाइन के घूमने से ये पाइप घूमेगा क्योंकि इसी से जुड़ा है, और पाइप घूमने से ये आर्मेचर घूमेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसे घुमाना क्यों है? तो इसका आंसर है प्रेरित धारा हमें चाहिए। तो कैसे आएगी प्रेरित धारा? देखिए बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। जैसे मान के चलिए ये उत्तरी ध्रुव है, तो इसको मैंने थोड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया और ये उत्तरी ध्रुव बना लिया और इसे दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इसके बीच में घूम रहा है कौन? ये आर्मेचर। तो यहाँ पे ये आर्मेचर इस तरीके से रहता है, दोनों के बीच में घूमेगा ये इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रेरित धारा कैसे आएगी, इसको हम लोग समझ रहे हैं कि प्रेरित धारा यहाँ पे कैसे आएगी। तो ध्यान से देखिए, आप सभी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस डायरेक्शन में बनेगा। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे डायरेक्शन में। ये समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐसी डायरेक्शन में है सभी जगह। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ से एक लाइन निकली और यहाँ आ गई, यहाँ से एक लाइन निकली और यहाँ आ गई। ऐसी सैकड़ों लाइन इस पृष्ठ से, ये जो पृष्ठ आपको दिख रहा है ना ये वाला, इस पृष्ठ से सैकड़ों लाइन जो है निकलेंगी। और चूँकि ये ऐसा रखा है तो ये पूरी की पूरी लाइन इस पृष्ठ पर यहाँ पे आएंगी, इस पृष्ठ पे आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ से लाइन गुजरेंगी और इस पृष्ठ पे समाप्त होंगी। तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र होगा दोनों ध्रुवों के बीच में। अब दोनों ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र तो है, तो ये कहाँ से आया? क्योंकि ये चुंबक है और ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो एक चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा। अब यहाँ पे ये है आर्मेचर। अब ये आर्मेचर कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे मुलायम लोहा जो होता है उसके क्रोड पर तांबे के तारों को ऐसे लपेटा जाता है
और ये पृथककृत तार होते हैं, कई बार ऐसे राउंड दिए होते हैं इसमें, तो ये हम कह सकते हैं कि तांबे के तारों को पृथककृत करके लपेट दिया गया है, एक एक राउंड है इस तरीके से। फेरों की संख्या n हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे हमने इसे लपेटा है। तो ये अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक पाइप लगा होगा इस तरीके से, और पाइप के आगे यहाँ पे टरबाइन होगा, तो उस पर क्या गिरेगा, पानी, तो पाइप घूमेगा, और पाइप घूमने से ये कुंडली भी ऐसे या आर्मेचर भी घूमेगा। तो ये पानी से, हम कहते हैं ना कि पानी से बिजली बनाई गई है, असल में पानी से बिजली नहीं बनाई जाती है, वो पानी टरबाइन को घुमाता है, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब ये आर्मेचर यहाँ पे घुमाया जाएगा। बताइए किसके माध्यम से घूम रहा है ये, तो आंसर है ये जो टरबाइन आपको दिख रहा है इसी के माध्यम से ये घूमेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो घूमने से प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न हो जाएगी, तो इसका कारण सुनिए। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है और जब कुंडली इस पोजीशन में है तो इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है कुंडली, तो इससे फ्लक्स नहीं गुजरेगा। लेकिन जैसे ही ये घूमने लगेगी थीटा कोण से, तो इसके ये जो पृष्ठ है, बीच का जो पृष्ठ है, इसके बीच का जो पृष्ठ यहाँ पे आप देख सकते हैं, पृष्ठ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है। देखिए अभी ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, इससे नहीं गुजरी, क्योंकि एक रेखा यहाँ से ऊपर निकल जाएगी और एक रेखा इसके नीचे से निकल जाएगी, तो इससे रेखाएं नहीं टकराएंगी इस पृष्ठ से, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से संबद्ध होता है। कुंडली का पृष्ठ ये होगा, क्योंकि ये कुंडली है तो इसके बीच का ये पृष्ठ होगा, तो कुंडली से नहीं टकराएंगी। तो अब हम इसको थोड़ा घुमाते हैं, यानी थीटा कोण से टरबाइन के माध्यम से ये घूमेगी, तो अब इससे रेखाएं टकराना स्टार्ट होंगी। यहाँ से मान के चलिए 2 रेखाएँ टकरानी है अभी, फिर ये थोड़ा सा और घूम जाएगी तो 4 रेखाएं, 5 रेखाएं, 6 रेखाएं, और यहाँ पे अधिकतम रेखाएं टकराएंगी, हो सकता है 10 रेखाएं टकराएं अधिकतम। तो यहाँ इस पोजीशन में जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के कैसी है, लंबवत है, कुंडली कैसी है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा ये होगी, मान के चलिए ये है चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, तो कुंडली का तल उसके कैसे है, लंबवत है, देख लीजिए आप, या 90 डिग्री है। तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ये है कुंडली का तल, तो ये कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ऐसे आ गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो गया, लंबवत। तो जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम। फिर ये घूमेगी तो फिर कम होने लगेगा, फिर कम होने लगेगा, और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब है कि कुंडली घूमती है यदि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, यदि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कुंडली घूमती है तो क्या होता है, आंसर है कुंडली से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता है। और फैराडे के नियम से हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा E बराबर -d∅/dt, अगर फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और किस में उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो इसका आंसर है कि जो कुंडली है इसमें जो तार लगा हुआ है, जो तांबे के तार लगाए गए हैं राउंड बाई राउंड, तो इनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इसी तार में धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी। तो वो कौन सी धारा होगी, तो आंसर है प्रेरित धारा होगी, क्योंकि वो फ्लक्स में परिवर्तन से आई हुई है। तो वो कौन सी धारा है, प्रेरित धारा। और ये प्रेरित धारा कब तक रहेगी, जब तक फ्लक्स परिवर्तित होता रहेगा। और फ्लक्स परिवर्तित कब तक होता रहेगा, जब तक कुंडली घूमती रहेगी, क्योंकि घूमने से ही लगातार कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो हम क्या चाहेंगे कि ये कुंडली घूमती रहे, तो हमें प्रेरित धारा मिलती रहे, और प्रेरित धारा मिलती रहेगी तो उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब इसमें प्रेरित धारा मान के चलिए उत्पन्न हुई, तो वो ऐसे राउंड ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो हमें दिशा पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में होगी, तो इसके लिए हम फ्लेमिंग का रूल इस्तेमाल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि धारा की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, यानी कि दाएं हाथ का जो नियम है, वो यहाँ पे लगा के हम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा दायां हाथ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहलाती है तर्जनी उंगली। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये क्या कहलाती है, तर्जनी उंगली। ये क्या कहलाती है, मध्यमा, और ये अंगूठा कहलाता है। तो फ्लेमिंग ने बताया था कि यदि तर्जनी उंगली
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करे। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करे और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताएगी यदि अंगूठा बल बताएगा तो इसको ध्यान से समझिए। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ है, तो आंसर है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो यहाँ पे हम तर्जनी उंगली को नॉर्थ से साउथ की ओर कर देते हैं। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो अंगूठा जो है वो क्या बताएगा, ऊपर की ओर बता रहा है। यानी कि अगर ये कुंडली जो हमारी कुंडली है ये वाली, अगर ये कुंडली ऊपर की ओर उठ रही है तो हम कहेंगे कि ये वाला पोर्शन जो है, अगर ये ए बी भुजा मान लेते हैं तो ये ऊपर की ओर इस तरीके से उठती है, तो इसका मतलब है कि इस वाली भुजा पे बल ऊपर की ओर लगेगा। तो अंगूठा कहाँ दिखाना चाहिए, ऊपर की ओर। तो मान के चलिए चुंबकीय क्षेत्र तो ये हो गया, अंगूठा ये हो गया, तो दोनों कहाँ हैं, ये इस तरफ है और ये अंगूठा ऊपर की ओर। तो प्रेरित धारा कहाँ बताएगी, अंदर की ओर। तो कहने का मतलब आप भी फैला के देख सकते हैं कि ये जो प्रेरित धारा है ये इस डायरेक्शन में जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये जाएगी, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। ये मान के चलिए ये तर्जनी उंगली है तो ये एन से एस की ओर जाएगी, और यदि अंगूठा इसका ये वाला, इस वाले तल की बस बात हो रही है, तल नहीं ये भुजा कहेंगे इसको, तो ये जो है इस वाले भुजा की बस बात हो रही है, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। तो हम मान लेते हैं कि इस भुजा के लिए केवल, इसके लिए नहीं, इस भुजा के लिए केवल हम मान लेते हैं कि अंगूठा ऊपर की ओर जाएगा, यानी बल लग रहा है इस पर ऊपर की ओर। मान के चलिए टरबाइन इस कुंडली को ऐसे घुमा रहा है, कैसे, ऐसे घुमा रहा है, तो इस भुजा पर ऊपर की ओर बल लग रहा है, जबकि इस भुजा पर नीचे की ओर। तो इस भुजा पर प्रेरित धारा किस डायरेक्शन में होगी और इस भुजा पर प्रेरित धारा किस डायरेक्शन में होगी, दोनों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बताइए, इस भुजा पर बल कहाँ लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तो ये है, बल ऊपर की ओर है। तो इन्होंने बताया कि जो प्रेरित धारा है वो प्रेरित धारा की डायरेक्शन ऐसी होगी। आप अपने राइट हैंड को इस तीनों उंगलियों को ऐसे फैलाएंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रेरित धारा कैसे जाएगी। तो आंसर है प्रेरित धारा यहाँ पे इस तरीके से जाएगी अंदर की ओर। तो इसमें इसका मतलब ये है, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये है कि प्रेरित धारा ऐसे जाएगी। तो अपोजिट यदि आप करेंगे तो अंगूठा यदि आप नीचे की ओर कर लेते हैं तो क्या होगा, धारा की दिशा अब बदल जाएगी। जैसे ये तीनों हाथ हैं, अब इसमें क्या करेंगे, हम अंगूठा नीचे की ओर कर लेंगे। तो देखिए अंगूठा हमने नीचे की ओर किया और तो तर्जनी ज्यों की त्यों रही, और ये देखिए प्रेरित धारा की दिशा बदल जाएगी। आप करके देखिए, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, अब यहाँ पे आ रही थी तो अब ये इस तरीके से होगी। आपको क्या करना है, अंगूठा नीचे की ओर करना है, जिससे प्रेरित धारा की दिशा अब इस बार ऐसी हो जाएगी। तो फाइनली ये रिजल्ट निकलेगा कि प्रेरित धारा ऐसी डायरेक्शन में जाएगी और ऐसे करके वापस आएगी। तो ये दिशा हो जाएगी इसकी कब, जब ये कुंडली ऐसे घूमेगी ऊपर की ओर, ऐसे घूमेगी, तब की कंडीशन है ये। तो अभी तक हमने देखा कि प्रेरित धारा जो है, अगर कुंडली की जो ए बी भुजा है ये कागज़ के तल के लंबवत ऊपर जा रही है और जो सी डी भुजा है वो कागज़ के तल के लंबवत नीचे जा रही है, तो हम देखते हैं कि प्रेरित धारा फ्लेमिंग के नियम से ऐसे जाएगी और इस तरीके से जाकर ऐसे वापस आएगी। तो ये हो जाएगी प्रेरित धारा। तो ऐसे जाके ऐसे आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसे एक तार के माध्यम से 2 खंभों तक ऐसे पहुंचाएंगे, या यहाँ पे मान के चलिए हमने इस तरीके से पहुंचाया, ये मान के चलिए एक खंभे तक हमने पहुंचाया। लेकिन क्या होगा कि जब ये कुंडली घूमेगी, तो आगे हम स्टडी देखते हैं कि ये कुंडली घूम रही है, तो घूमने से क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे उलझ सकते हैं। तो इसकी बाद में हम डायनामो में पढ़ेंगे कि इसकी सेटिंग किस तरीके से की जाएगी। तो अभी तक हमें ये समझ में आ गया है कि प्रत्यावर्ती धारा एक प्रेरित धारा ही है। इसके बाद अब हम प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा के लिए थोड़ा सा और समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा इसका नाम क्यों पड़ा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है बदलती हुई धारा। तो इसका नाम बदलती हुई धारा क्यों पड़ा और इसकी परिभाषा भी देखेंगे कि कैसे इसकी परिभाषा हम लिखेंगे। थोड़ा सा आपको और ध्यान से देखना है तो आप प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा को समझ पाएंगे।
तो इसके लिए हम कुंडली का एक पूर्ण चक्र का अध्ययन करेंगे। यानी कि जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में घूमती है, मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, और जिस माध्यम में कुंडली घूम रही है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखिए कुंडली पहले ऐसी है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, जीरो है। तो फ्लक्स जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे विद्युत वाहक बल भी जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल के साथ में ग्राफ बनाएंगे कोण का। जैसे अभी 0 डिग्री है, फिर ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये इस तरीके से घूम के आएगी कुंडली तो 90 अंश हो जाएगा। फिर इसके बाद ये और घूम जाएगी तो 180 अंश होगा, और 180 अंश घूमने के बाद ये 270 होगा, और ये पूरा चक्र हो जाएगा। फिर से समझिए, ये देखिए अभी कितना है, 0 डिग्री। इसके बाद ये वाली भुजा बस देखना है आपको, अभी क्या है, 0 डिग्री। इसके बाद ये इस तरीके से आएगी तो 90 अंश होगा। फिर ये भुजा अभी यहाँ से यहाँ आई है, फिर इसके बाद ये भुजा कहाँ चली जाएगी, इसके बाद ये भुजा इस तरीके से आ जाएगी तो 180 हो जाएगा। फिर ये घूम के नीचे चली जाएगी तो 270 होगा, और फिर ये घूम के वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, 360। तो अभी आपको थोड़ा ध्यान से देखना है तो पूरा समझ में आएगा। देखिए ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि इसका नाम प्रत्यावर्ती धारा क्यों है और इसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण, और यहाँ पे हम लिखेंगे विद्युत वाहक बल कितना होगा। ठीक है, तो ये हमने बनाया। अभी आपको सब समझ में आने लगेगा, थोड़ा आप ध्यान से देखिए पेशेंस के साथ, तो सभी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोण देखेंगे कि कितने कितने चेंज होते हैं, तो उसके बाद हम विद्युत वाहक बल वहाँ पे देख लेंगे। तो देखिए पहले केस में, और ये कोण किसके साथ है, तो आंसर है चुंबकीय क्षेत्र के साथ है। तो हम इसको वापस से, मैंने एक भुजा पर ये कवर किया है ताकि आप इसी पर फोकस रहें और कोण बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ये देखिए ये है चुंबकीय क्षेत्र, मान के चलिए ये जो पेन रखा है ये चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे रख देता हूँ ताकि और अच्छा आपको पता चलेगा कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर तीर है। अब देखिए जब कुंडली ऐसे होती है चुंबकीय क्षेत्र के साथ में, तो कोई भी एंगल नहीं बनता है, कोई भी कोण नहीं बनता है, क्योंकि कुंडली का जो तल है ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा है, चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल, ये जो तल है ये बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है ना, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही कुंडली की ये AB भुजा ये ऊपर की ओर उठती है, यानी जब टरबाइन के माध्यम से घुमाया जाता है तो ये कुंडली इस तरीके से हो जाती है। तो बताइए अब कोण कितना हो गया, तो आप कहोगे अब तो कुंडली का जो तल है, ये तल जो स्केल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ये कुंडली का जो तल है ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो गया, लंबवत हो गया, है ना। चुंबकीय क्षेत्र तो वही रहेगा लेकिन कुंडली का तल लंबवत हो गया। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस यहाँ से गुजरेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस, है ना। और ऐसी स्थिति में क्या थी कि लाइंस गुजर रही थी तो एक ऊपर से निकल जाती थी, एक नीचे से, तो यहाँ पे जो फ्लक्स था वो 0 था यहाँ पे। लेकिन ऐसी स्थिति में अब सभी लाइंस टच हो रही हैं तो अधिकतम फ्लक्स होता है। तो चलिए अब कोण को थोड़ा सा देख लेते हैं। कोण पहले कंडीशन में कितना था, 0। अब ये 0 के बाद ये घूम के आ गया तो कितना हो गया कोण, तो आंसर है 90 डिग्री। इसके बाद ये पूरा घूम जाएगा तो देखिए ये कागज़ का कवर है, इसने यहाँ से यहाँ तक का रास्ता तय किया, ये 180 बन गया। कितना बन गया, 180। तो तीसरी जो कोण की कंडीशन होगी कुंडली के आधे चक्र में घूमने पर वो कितनी बनेगी, 180 अंश। इसके बाद अब देखिए 180 के बाद कुंडली अभी आधा चक्र ही हुआ है, रिवर्स करके देख लीजिए, ये कुंडली का केवल आधा चक्र ही हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये आधा हुआ ना। अब इसके बाद कुंडली का भी पूर्ण चक्र नहीं हुआ है। अब कुंडली क्या करेगी, ऐसे घूमेगी, तो ऐसे घूमने से कितना हो गया उसका, 270 डिग्री का कोण बन गया, क्योंकि 180 में ये 90 और जुड़ जाएगा, 90 जो नीचे की ओर झुकी हुई है, लंबवत ही है, तो
कितना हो गया 270 अंश। अब इसके बाद ये घूमने के बाद पूरा 360 घूमेगी और अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोण इतने सारे हो रहे हैं, लेकिन अब विद्युत वाहक बल कहाँ पे कितना होगा ये भी हमें बताना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर हम विद्युत वाहक बल के लिए देखते हैं। 0 डिग्री पर आपको बताना है 0 डिग्री पर विद्युत वाहक बल कितना होगा। कुंडली का तल ये स्केल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। बताइए, ये 0 डिग्री ये होगा जब कागज़ का कवर अपनी प्रारंभिक स्थिति में होगा, और ये देखिए ये 0 डिग्री है। तो बताइए फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि फ्लक्स की ये चल रहा है तो ऊपर से निकल जाएगी एक लाइन नीचे से, तो इस तल से लाइन नहीं गुजरेगी। तो हम कहेंगे कि 0 डिग्री पर फ्लक्स जो है वो भी 0, विद्युत वाहक बल भी 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स 0 है। और फैराडे के नियम से, फैराडे का जो नियम है वो क्या कहता है, d∅dt, यानी फ्लक्स के परिवर्तित नहीं हुआ है तो विद्युत वाहक बल भी 0 होगा, क्योंकि ये फ्लक्स 0 है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है विद्युत वाहक बल कितना होगा, 0 होगा। इसके बाद ये कुंडली इस तरीके से घूम जाएगी तो कितने अंश पे हो गया, 90 अंश पे हो गया। तो यहाँ से अधिकतम रेखाएं टच करेंगी, और अधिकतम रेखाएं जब टच करेंगी तो फ्लक्स विद्युत वाहक बल भी अधिकतम होगा। और अधिकतम के लिए हम लिखेंगे ई मैक्स। अगर आपको ई मैक्स नहीं लिखना है तो आप ई नॉट भी लिख सकते हैं। ई नॉट ई मैक्स का ही सिंबल है, जैसे हम कहेंगे विद्युत वाहक बल का शिखर मान। तो अधिकतम विद्युत वाहक बल, या फिर इसको बोलेंगे शिखर मान। शिखर मतलब अधिकतम। तो इस कंडीशन में होता है अधिकतम। फिर ये 180 में क्या हो गया, 180 में फिर रेखाएं नहीं गुजर रही, एक ऊपर से निकल गई एक नीचे से। तो यहाँ पे भी 180 में फ्लक्स के फिर से 0 हो जाएगा, जिससे विद्युत वाहक बल फिर से 0 हो जाएगा। इसके बाद 270 पे आइए। 270 इस तरीके की जो 90 डिग्री नीचे की ओर है, तो यहाँ पे भी विद्युत बल रेखाएं सभी टच होंगी। तो यहाँ पे भी विद्युत बल जो होगा, विद्युत बल अधिकतम होगा, विद्युत वाहक बल ई नॉट अधिकतम होगा। लेकिन ये विपरीत डायरेक्शन में है, नीचे की ओर। अभी क्या था, ऊपर की ओर में अधिकतम था, अभी ये नीचे पहुँच गया तो भी अधिकतम हो गया, लेकिन ये माइनस ई नॉट होगा, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन है पहले ई नॉट की अपेक्षा। अब 360 में आप वापस आ जाइए। 360 में प्रारंभिक स्थिति है, और प्रारंभिक स्थिति में भी 0 था, तो 360 में भी क्या होगा, 0, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं एक ऊपर से निकली एक नीचे से, तल से तो कोई भी नहीं टकराई, इसलिए 0 हो गया। तो हम ग्राफ को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ग्राफ को देखने से पता चलता है कि पहले विद्युत वाहक बल 0 है, अब फिर अधिकतम हो जाता है, फिर 0 हो जाता है, फिर अधिकतम होता है, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में फिर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल चेंज हो रहा है, और विद्युत वाहक बल से ही करंट बनती है, प्रेरित धारा। तो अगर हम यहाँ पे तीसरा और टेबल बना लें जिसका नाम होगा प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, तो जब विद्युत वाहक बल 0 होगा तो प्रेरित धारा भी 0 होगी। जब विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा तो प्रेरित धारा भी अधिकतम होगी, यहाँ पे आई नॉट लिख सकते हैं। और अगर विद्युत वाहक बल 0 होगा तो प्रेरित धारा भी 0 होगी, और विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा माइनस में, तो प्रेरित धारा भी अधिकतम होगी माइनस में, यानी नीचे की ओर। तो इसका यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ पे देखिए अगर हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं तो ये टाइम के साथ हम ग्राफ खींचेंगे। जैसे ये कोण है, तो अगर हम इसको टाइम में बता दें तो पहले टाइम कितना होगा, अगर हम पूरे टाइम को t माने, ये एक चक्र लगाने में अगर ये पूरा टाइम लेता है t, ये देखिए टी टाइम, तो पहले हो जाएगा ये देखिए टी टाइम है, तो आधा चक्र लगाने में कितना होगा, टी हाफ, है ना। यानी आधा चक्कर लगाने में ये पूरे टाइम का आधा लेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 0 टाइम होगा, शुरुआती जो टाइम होगा वो कितना होगा, 0 टाइम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम समय भी यहाँ में इंक्लूड कर लेते हैं ताकि हम पूरा समझ पाएँ। तो देखिए अगर यहाँ पे 0 टाइम है और ये आधा टाइम है 180 वाला, ये आधा टाइम है, और ये फिर यहाँ पे पूरा टाइम t हो जाएगा। जब एक चक्र लग जाएगा तो ये पूरा टाइम t होगा। फिर से समझिए, प्रारंभिक कंडीशन में जब ये वाली भुजा यहीं पे है तो टाइम कितना है, 0। इसके बाद पूरा एक चक्र लगाने में टाइम कितना होता है, t, तो आधा चक्र लगाने में कितना होगा, आधा t, यानी t/2। तो ये हमने बांट लिया, पहले 0 था, प्रारंभिक कंडीशन में कितना था, 0 था। इसके बाद आधा चक्र लगाया तो टाइम कितना हो गया, t हाफ, और पूरा चक्र लगाया तो टाइम पूरा t बीत गया।
है ना। तो अब ये टी टाइम है एक चक्र लगाने में, लेकिन ये कंडीशन में टाइम कितना होगा, जब ये प्रारंभ से 90 डिग्री आता है, यहाँ पे आता है, ये जो आर्मेचर है यहाँ पे आता है, तो टाइम कितना होगा। तो आप कहोगे आधे में टाइम मान के चलिए हो गया यहाँ पे आधे का भी आधा, यानी T/4। और यहाँ पे कितना होगा 270 में, तो ये आपको 270 में होगा इन दोनों के बीच का, यानी कि 3T/4। तो ये देखिए हम ग्राफ खींच लेते हैं और यहाँ पे देखिए ये हम यहाँ पे समय बता देंगे, समय t, और यहाँ पे हम विद्युत वाहक बल बताएंगे, तो E बताएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम 0 है तब विद्युत वाहक बल कितना है, 0 है। तो टाइम t पर यहाँ पे हम टाइम 0 मान लेते हैं, यहाँ पे टाइम हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा T/4, फिर उसके बाद t हाफ हो जाएगा, पहले 0 हो गया, ये देखिए 0 है, फिर कितना है टाइम T/4, तो ये देखिए फिर कितना है T/2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया T/2, फिर कितना है 3T/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3T/4, और फिर कितना है T, तो आखिरी में हम लिखेंगे T, समान अंतर पर यहाँ पे लिख देंगे T। तो ये टाइम का हमने यहाँ पे डिवीजन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 0 टाइम पर विद्युत वाहक बल कितना है, 0। यहाँ पे टाइम और विद्युत वाहक बल देखना है। 0 टाइम पर विद्युत वाहक बल कितना है, 0 है। फिर टाइम इतना हो जाने पर विद्युत वाहक बल अधिकतम है, यानी कि इतने टाइम पर T/4 पर अधिकतम, मान के चलिए ये अधिकतम सीमा है विद्युत वाहक बल की E0 की, ये क्योंकि यहाँ पे कम ज़्यादा है, मान के चलिए यहाँ पे अधिकतम विद्युत वाहक बल है, तो T/4 पर अधिकतम इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट कर दिया। इसके बाद T/2 पर कितना होगा, तो T/T पर फिर 0 है, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल यहाँ पे T/4 टाइम पे इतना है, लेकिन 0 पर वापस T/2 यानी आधे समय में वापस 0 हो जाएगा, ये देखिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 3T/4 टाइम में विद्युत वाहक बल -E0 है, तो ये प्लस का E0 हमने यहाँ पे माना, ये देखिए ये प्लस का E0 माना, तो ये हम मान लेते हैं ये माइनस का E0 है यहाँ पे, तो आधे समय में ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसके बाद माइनस में नीचे हम ले लेते हैं और फिर T समय में ये वापस 0 हो जाएगा, तो इसकी तरंग बनेगी इस तरीके से। और ये डायरेक्ट, चूँकि ये धीरे धीरे बदलता है क्योंकि फ्लक्स का परिवर्तन ये घूमता है, तो फ्लक्स के बल ये जैसे यहाँ से है, देखिए ये 0 कंडीशन से ये घूमा, तो फ्लक्स के विद्युत जो चुंबकीय बल रेखाएं वो इससे टकराना स्टार्ट हो जाती हैं, और लगातार टकराने के बाद ये इस पोजीशन में अधिकतम हो जाती, फिर इसके बाद नहीं होती। तो ये लगातार परिवर्तन है, इसलिए इस तरीके का ग्राफ बनेगा। इसको टच करेगा, फिर यहाँ पे आता है तो 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये देखिए माइनस में होके ये T टाइम पे चल, तो एक तरंग बनती है। अब ये तरंग जो है इसमें बताती है कि धारा पहले 0 होती है, फिर I होती है, फिर 0 होती है, फिर I, मतलब एक ही पूर्ण चक्र में धारा 2 बार बदलती है। एक बार प्लस जाती है क्योंकि विद्युत वाहक बल यहाँ पे जो शिखर मान है ये E0 है, यहाँ पे माइनस में फिर शिखर मान हो जाता है, यानी विद्युत वाहक बल 0 होके अधिकतम होता है, फिर 0 होता है, फिर अधिकतम होता है, फिर 0 होता है, जैसे कि ग्राफ में पता चलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है वो 0 अधिकतम होता है, तो प्रेरित धारा भी 0 अधिकतम होती है। इसे धारा का शिखर मान कहेंगे, जैसे E0 को विद्युत वाहक बल का शिखर मान कहते हैं, इसलिए I0 को भी अधिकतम हम धारा का शिखर मान कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ जो है वो चेंज होता है। तो एक हमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है बदलती हुई धारा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा बदलती हुई धारा है, लेकिन किसके साथ में, समय के साथ में। समय जैसे जैसे बढ़ता है धारा वैसे वैसे बदलती है, इस तरीके से। तो प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन क्या होगी, वह धारा जिसका जो परिमाण है वो समय के साथ बदलता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो परिभाषा है वो कुछ इस तरीके से है, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा, देखिए दिशा भी एक ऊपर की ओर है, प्लस में है, फिर नीचे की ओर है, तो परिमाण तो बोलना है, साथ में आपको दिशा भी बोलना है। तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो ये हुई प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन,
जिसमें हम केवल यही बताएंगे कि धारा का परिमाण और दिशा यदि समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो हो सकता है कई बच्चे ये डायग्राम और इसमें जो हमने टेबल बनाई है और ये जो ग्राफ बना है इसमें बोर हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास संयम और पेशेंस है तो आप निश्चित ही इस टॉपिक को पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि अगर सभी चीज़ें सरल होती तो सभी बच्चे उसको सीखते। लेकिन यहाँ तक यदि आप आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ने में काफ़ी समझदार होंगे और ये सब चीज़ें आप समझने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप जड़ तक यदि किसी भी टॉपिक के जाते हैं तो आपको ज़िंदगी में कभी भी समस्या नहीं आएगी और आप हमेशा फिजिक्स में आगे रहेंगे। क्योंकि आप यदि सीधा सा रट लेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं कि ये 2 लाइन की परिभाषा है, इसको तो मैं याद कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट याद करेंगे तो आपको जीवन में कभी भी समझ में नहीं आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा आखिर है क्या, अल्टरनेटिव करंट इसको क्यों बोलते हैं। आप डीपली कभी समझ नहीं पाओगे और कभी किसी को समझाने का मौका आएगा तो आप समझा भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अंदर की चीज़ पता ही नहीं है। इसलिए भले ही थोड़ा टाइम लगता है, भले ही ये चीज़ें बोरिंग होती हैं, लेकिन ये काफ़ी समझ में आपके अंदर की जो नॉलेज है उसको जगाती हैं। तो कभी भी कोई भी आप टॉपिक देखें तो उसको डीपली ही देखें, ताकि आपको आगे भी काम में आए ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि 12th बस में ही काम में आए। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन क्या है? वह धारा जो दिशा और परिमाण में दोनों समय के साथ चेंज होती है। देखिए, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। देखिए, समय बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है और धारा कभी 0 होती है, कभी अधिकतम, क्योंकि विद्युत वाहक बल 0 अधिकतम है तो धारा भी अधिकतम 0 है, क्योंकि ग्राफ में दोनों का सेम ही चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इनका संबंध फैराडे ने पहले ही दिया है कि विद्युत वाहक फ्लक्स में चेंज होगा तो विद्युत वाहक बल, और जो विद्युत वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बहाने वाला फोर्स, वही करंट कहलाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धारा जो है इस तरीके से बदलती है, इसलिए अल्टरनेटिव है, कभी 0 कभी अधिकतम, कभी 0 कभी अधिकतम। तो ये कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा, जो कि दिष्ट धारा से बिल्कुल अलग है। दिष्ट धारा 0 नहीं होती, वो एक बार बढ़ी तो बढ़ती जाएगी और वो अलग चीज़ है, और ये अलग चीज़ है यहाँ पे। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ जो इस पूरे टॉपिक से इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? देखिए, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये देखिए, आपको प्रत्यावर्ती धारा की अब डेफिनेशन याद हो जाएगी, क्योंकि आपने पूरा समझ लिया है। इसके बाद ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ भी उसी तरीके से बना है, बस इसमें कोण 0 और 90 को π/2, 180 को पाई लिखा है, और यहाँ पे जो 270 होता है उसके लिए 3π/2 लिखा है, और 180 को 2π लिखा है, आगे फिर 3π। तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आप पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये देखिए, धारा यहाँ पे अधिकतम होती है, I0 का मतलब शिखर मान होगा, तो ये धारा और कोण के लिए दिखाया गया है। तो ये देखिए, अधिकतम हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गई, फिर माइनस में अधिकतम हो गई, फिर यहाँ पे 0 हो गई, फिर प्लस में अधिकतम हो गई। तो ये जो पॉइंट है ये धारा का शिखर मान होगा, ये वाला है ना, और ये यहाँ पे 0 होगी धारा। अब आयाम ये कहलाता है एम्पलीट्यूड या आयाम, ये बीच का हिस्सा, ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आयाम या एम्पलीट्यूड। इसे हम शिखर मान भी कहते हैं। देखिए, यहाँ से कितनी ऊंचाई तक उठा, ये आयाम कहलाता है, और इसी को हम शिखर मान भी कहेंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधा यहाँ से होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा का आयाम या शिखर मान कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान, देखिए यहाँ पहले 0 थी, फिर यहाँ से बड़ी और सबसे अधिक इस शीर्ष पर होगी, तो इसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान या आयाम धारा का शिखर मान कहलाता है। बस बड़ी ही सिंपल बात है। इसके बाद आवर्तकाल क्या है? वह समय जिसमें प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र पूर्ण करती है। ये देखिए, यहाँ से 0 से यहाँ पे अधिकतम हुई, फिर यहाँ पे 0 हुई, फिर माइनस में अधिकतम हुई, फिर 0 हुई, ये कहलाता है आवर्तकाल। इतने समय में कुंडली अपना एक पूर्ण चक्कर लगा लेती है। यहाँ पे देखिए, 0 अधिकतम, 0 माइनस अधिकतम, फिर 0, तो ये एक पूर्ण चक्र है, और इसे ही हम कह देंगे आवर्तकाल। यानी कुंडली को
एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो वह समय, आवर्तकाल क्या है? समय ही तो है, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा एक पूर्ण चक्र पूर्ण कर लेती है। ये देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र ये होगा 0 अधिकतम 0 माइनस अधिकतम 0, और ये कुंडली का भी एक पूर्ण चक्र होगा क्योंकि उसी से ये ग्राफ बना है। इसके बाद आगे लिखा है, सामान्यतः घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल 1/50 सेकंड होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाना है ना। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगी ये आर्मेचर? 50 चक्कर लगाएगी। ऐसे आप सोच लीजिए, आप 1 सेकंड कितना छोटा होता है, उस इतनी तेज़ रफ्तार से ये घूमती है पावर हाउस में कि 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाता है, यानी कि 3000 चक्कर पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा ये बताइए? 3000 चक्कर लगाता है। तो उतने में हमें यहाँ पे, तो इसे अक्षर टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आवर्तकाल हो गया। तो आवर्तकाल वही समय है जिसमें एक प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र होता है। तो ये सभी डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी हुई हैं, यदि नहीं लिखी हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसके बाद आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी बार दिशा बदलती है, जितनी बार क्या करती है? दिशा बदलती है 1 सेकंड में, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहेंगे। घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसे एफ या एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आवृत्ति मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी, कि कितने, अगर आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाइए यहाँ पर और आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे कोई तरंग आ रही है तो कितनी बार ये बदल रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितनी बार दिशा बदलती है, 1 सेकंड होगा, और 1 सेकंड में आपने देखा कि ये 50 बार आई और 50 बार गई, तो इसे हम कहते हैं, ये जितनी बार दिशा बदलेगी उसे ही हम आवृत्ति कहेंगे। तो यहाँ पे ये प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इसका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में ये समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा के बीच में कलांतर क्या होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहा होगा। तो इसके अंतर्गत हमने केवल प्रत्यावर्ती धारा का एक सामान्य परिचय किया है, और इसमें हमने देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हुआ है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ग्राफ की सहायता से संपूर्ण वर्णन ये किया हमने। दूसरा, हमने प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी हैं, जैसे कि शिखर मान, आवृत्ति और आवर्तकाल। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा के बीच कलांतर। तो ये क्या होता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है काफ़ी, इसलिए इस टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसमें नहीं कर सकते, तो अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।